स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हर साल 2 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट लेकर आता है और इस साल की रिपोर्ट जो उनने जारी करी है उसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खराब पिक्चर पेंट करी है। लेकिन इस खराब पिक्चर में भी इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट में बताया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बुरा करेंगी उस समय भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ेगा। भारत की भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थोड़ी कम होगी, लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके कंपैरिजन में भारत बहुत तेज गति से बढ़ेगा। तो एक डूबते हुए वर्ल्ड में भारत दुनिया की नाव किनारे तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा अग्रसर, सबसे ज्यादा मदद करेगा। तो आज भारत क्यों रिसेशन के टाइम में जो प्रिडिक्ट कर रही है ये रिपोर्ट कि 2023 में बहुत लोगों के लिए रिसेशनरी कंडीशंस होंगी, मंदी का माहौल होगा, उस माहौल में भी भारत क्यों बेहतर कर रहा है, इसको समझेंगे। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, दोनों चीजों को समझेंगे, क्योंकि भारत के लिए ये एक अच्छी चीज है कि ऐसी सिचुएशन में भी भारत बहुत बेहतर कर रहा है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी IQ एंड माय नेम इज कुंवर प्रतीक। और आज हम समझेंगे कि भारत ब्राइट स्पॉट क्यों है IMF के हिसाब से जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बुरा कर रही है। यह सेशन चालू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप सब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां अगर आपको सेशन की PDF की जरूरत है तो यहां आपको सेशन की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपके कोई सवाल है तो तीनों जगह आप मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। नाउ कमिंग बैक टू हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहली बात क्या है, IMF ने यह बोला है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है यानी वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर है, वो इस साल और अगले साल स्लो डाउन कर जाएगी, यानी कम हो जाएगी, और एक रिसेशन आने का डर है। इसकी एक वार्निंग दी है IMF ने। ट्यूसडे को ये रिपोर्ट आई है, उसमें यह दिया है, और उसने सभी देशों के लिए साथ ही साथ दुनिया की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें घटाई करी है, यानी दे हैव डाउनग्रेडेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल द कंट्रीज एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी। तो एक डाउनग्रेडिंग करी है, ठीक है, इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, IMF एक, जानते हम सभी, एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वर्ल्ड फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो होती है, आर्थिक और मौद्रिक स्थिरता जो वर्ल्ड इकोनॉमी की है, उसको मेंटेन करना और उसके बारे में जानकारी देना। तो ये दे रहे हैं, और उसने कहा कि अर्थव्यवस्था कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी दुनिया की खराब है और रिसेशन आने का डर है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों बोला गया। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट ने क्या बोला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट ने बोला है कि इस साल, यानी इस साल अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% से बढ़ेगी और अगले साल 2.7% से ही बढ़ेगी। ठीक है, 2023 में 2.7% से बढ़ी थी, पहले फोरकास्ट क्या था, ज्यादा का था। अब ये इतना ज्यादा क्यों है, 2.7 हो गया। 2021 में अगर हम बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी कितने परसेंट से बढ़ी थी, 6% से बढ़ी थी। 6% से 2 साल के अंदर ही 2.7% पे आ जाएगी। तो ये बहुत भयंकर गिरावट है। तो इसीलिए बोला जा रहा है रिसेशनरी कंडीशन जैसी चीजें अर्थव्यवस्था में होने वाली है। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जो IMF जारी करता है, ये साल में 2 बार जारी की जाती है। इट इज रिलीज ट्वाइस बाय IMF, 2 बार हर 6 महीने पे ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 2023 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर होगी, वो 2.7 हो जाएगी। 2021 में कितनी थी,
6% थी, 6% तो लगभग आधी हो गई। ठीक है, तो एक रिसेशन आने का डर है, ये बार बार बहुत सारे जो संस्थान हैं वो बता रहे हैं, अब IMF ने भी ये चीज बता दी है। अब अगर हम आगे बढ़ें और डेटा पे ध्यान दें, अगर हम भारत के डेटा पे ध्यान दें, अगर हम भारतीय डेटा पे ध्यान दें, तो भारत के लिए क्या बोला गया है कि पहले IMF ने बोला था अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो साल के शुरुआत में था कि भारत इस साल 7.4% से बढ़ेगा। अभी क्या बोल दिया है? 6.8%, यानी लगभग 0.6% से आर्थिक वृद्धि दर को घटा दिया है। तो ये हुआ है, लेकिन आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए, सिर्फ इंडिया को मत देखिए। अगर इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा और बाकी संस्थानों ने भी इसको डाउनग्रेड किया है, तो आप कहोगे यार भारत तो बहुत बुरा कर रहा है, इसमें कौन सी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का डेटा भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम दूसरी अर्थव्यवस्था देखें और देखें, भारत 6.8 से बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका 1.6% से बढ़ेगा, जर्मनी 1.5% से बढ़ेगा, चाइना 3.2% से बढ़ेगा, रशिया जिसने रशिया यूक्रेन युद्ध किया है वो -3.4% से बढ़ेगा, ब्राजील 2.8 से, जापान 1.6 से। तो अब ये जो सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसलिए भारत को एक ब्राइट स्पॉट बोला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जब वर्ल्ड रिसेशन मंदी की कगार पे है, उस स्थिति में भी भारत बेहतर कर रहा है। और भारत ने जो कदम उठाए हैं वो लगातार उठाते रहने चाहिए, जिसकी वजह से भारत जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको अगर 2.7% भी वर्ल्ड इकोनॉमी कर पा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का है। क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत इस साल भी रहेगी, भारत अगले साल भी रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत के लिए बोला है कि अगर 2022 में 6.8% से भारत आर्थिक वृद्धि दर होगी और 2021 में ये उससे ज्यादा थी, और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में 6.1% से भारत बढ़ेगा और बाकी अर्थव्यवस्थाएं और बुरा करेंगी। तो यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भारत अच्छा क्यों कर रहा है और भारत अच्छा आगे और करता कैसे रहेगा। तो सबसे पहली बात यह समझनी, मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट इन 2023 while 3 largest economies, United States, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना विल कंटिन्यू टू स्टॉल। इसका क्या मतलब है भाई, ये समझ लो कि दुनिया की जितने देश हैं उनमें से 1/3 देश में आर्थिक स्लोडाउन आएगा, आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी। भाई जब हम मंदी की बात करते हैं, रिसेशन की बात करते हैं, तो रिसेशन क्या होता है? रिसेशन को अगर हम परिभाषित करते हैं तो रिसेशन का मतलब क्या है, मंदी का मतलब क्या है? कि जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधियों में कमी आए, when in an economy economic activities are decreasing over a period of time, that is recession। और उसका असर हमें देखने को किसको मिलता है? हाँ, रियल जीडीपी पे देखने को मिलता है, कम हो जाती है, रोजगार पे दिखता है, एम्प्लॉयमेंट पे कम हो जाता है। तो 1/3 देशों में कॉन्ट्रैक्ट करेगी आर्थिक वृद्धि दर, जिसकी वजह से वहां रिसेशन आएगा। और जहां तक यूएस की बात है, जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, जहां तक चाइना की बात है, तीनों जगह आर्थिक वृद्धि दर तेज गति से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में भी रुकावटें आएंगी। अब इस संदर्भ में भारत बेहतर कर रहा है। साथ ही साथ जो मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू IMF हैं, जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, पियर ऑलिवर गॉरिंचैज, इनका यह कहना है, द रिस्क आर अक्यूमुलेटिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी टू बी इन टेक्निकल रिसेशन। तो इनका कहना है कि जो भी खतरे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से 1/3 देश दुनिया के टेक्निकल रिसेशन में चले जाएंगे, यानी तकनीकी मंदी में चले जाएंगे। अब सवाल यहां से उठ जाता है कि भाई तकनीकी रिसेशन क्या होता है, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है?
तो यह बोला जाता है जब किसी देश में 2 क्वार्टर के लिए, 2 तिमाही में आर्थिक गतिविधियां गिरे, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरे, 2 क्वार्टर्स एक साथ, एक क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में भी जब आर्थिक गतिविधि लगातार गिरती है 2 क्वार्टर में, तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल रिसेशन, यानी तकनीकी मंदी। 2 क्वार्टर में लगातार गिर रहा है, तो यह हो गया। तो उन्होंने कहा भी टेक्निकल रिसेशन आ सकता है 1/3 अर्थव्यवस्थाओं में। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, उन्होंने एक और चीज कही है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 2023 में द वर्स्ट इज येट टू कम, यानी अभी तो कोई आर्थिक समस्या उतनी नहीं हुई है। अगले साल यानी 2023 में कई लोगों को बहुत बुरी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि उनके देश में, उनकी जिंदगी में मंदी आ गई है, रिसेशन आ गया है। यह कहना है उनका, पियर ओलिवर और गॉरिन चैस का। तो ये बहुत बड़ी फोरकास्ट करी है आईएमएफ ने, लेकिन इस फोरकास्ट के बीच में भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। तो भारत क्यों अच्छा कर रहा है उसको समझने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी के लिए सही तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिस्टमैटिक ढंग से, सही ढंग से पढ़ना है, तो हमारे आखिरी फाउंडेशन बैच, ये आखिरी फाउंडेशन बैच है इस साल, इसके बाद कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं आएगा। मैं फाउंडेशन बैच पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन बैच में आपको एकदम 0 स्तर से पढ़ाया जाता है। हम मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको एकदम 0 से पढ़ाकर, आपका बेस तैयार करके आपको एक सिविल सर्वेंट बनाने में हम पूरी कोशिश करते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स पे भी फोकस रहेगा, मेंस पे भी फोकस रहेगा। प्रीलिम्स में खास तौर से आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आंसर राइटिंग, वो भी डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वीकली रिवीजन क्विज दिए जाएंगे आपको, साथ ही साथ सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी आपकी, और वो क्लासेस लाइव के बाद 2 साल के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी, ताकि आप देख सकें बार बार उन क्लासेस को। साथ ही साथ आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, जो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में दिए जाएंगे, और खास तौर से आप लोग की मदद करने के लिए इसमें आप लोगों को, हर बच्चे को एक मेंटर दिया जाएगा, जो बच्चों की जो भी तकलीफ होती है, डाउट्स हैं, कोई समस्या है, उनको रिजल्ट, क्योंकि टीचर तो हर समय अवेलेबल रह नहीं सकते, तो उसका रिप्लेसमेंट में आपको क्लास के बाद मेंटर्स से जो भी डाउट्स हैं, ये आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड्स की तरह रहेंगे, तो ये आपके लिए रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक अफोर्डेबल कीमत में स्टडी IQ उपलब्ध करा रहा है, 24,499 की है। ये भी नहीं देना है तो आपको ये कोड लगाना है KP लाइव, और आपको ये कोर्स 18,999 में, यानी 19,000 रुपए में मिल जाएगा। 5,500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा ये कोड लगाने से, ये ले सकते हो। ये सारी क्लासेस, ये इवनिंग बैच है, 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। इवनिंग बैच है, शाम को पढ़ना ज्यादा आसान होता है, सुबह सुबह बहुत लोग उठ नहीं पाते हैं, तो शाम का बैच है आपके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई भारत क्यों बेहतर कर रहा है। देखिए, इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट नहीं हुआ है। पहले IMF ने क्या बोला था कि 7.4% से इंडिया की ग्रोथ होगी, और अब क्या बोल रहा है, इस साल 6.8% से होगी। तो ये तो डाउनग्रेड है। लेकिन अगर हम बाकी अर्थव्यवस्था को देखें, चाइना को देखें, UK को देखें, US को देखें, तो भारत तो बहुत बेहतर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रिमेन्स अनइम्पैक्टेड। इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ा, क्योंकि भारत भी तो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा है। अगर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं बुरा करेंगी तो भारत पे भी असर पड़ेगा, ये तो जायज सी बात है, ये तो लाजमी बात है। बट अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो हम दूसरों से बहुत बेहतर कर रहे हैं, और हम ही हैं जो ब्राइट स्पॉट हैं पूरी दुनिया के लिए, दूसरे कंट्री से कंपेयर करें। इवन चाइना भी हमसे पीछे, ये टॉप ऑफिशियल्स का कहना है। अगर हम दूसरे टॉप ऑफिशियल्स की बात करें, इनका नाम है कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन, ये है कृष्णा श्रीनिवासन, ये IMF के डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो जो एशिया रीजन है, जो पैसिफिक रीजन है, उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री स्लोइंग डाउन, इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडिया इज डूइंग
बेटर एंड इज रिलेटिवली ब्राइट स्पॉट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यानी अगर इस क्षेत्र और विश्व की बात करें तो भारत दूसरे देशों से बहुत बेहतर कर रहा है, और खास तौर से एशिया पैसिफिक रीजन में तो बहुत ही बेहतर कर रहा है। और यही एक कारण है कि जो 2.7% से वर्ल्ड इकोनॉमी हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारत का है, क्योंकि भारत ही वर्ल्ड इकोनॉमी को ऊपर पुल कर पा रहा है इस समय। और उसके कुछ मूलभूत कारण है, बेसिक कारण है, उन कारणों को भी समझ लेते हैं। अब एक बात समझिए, आईएमएफ ने क्या किया है 2023 के लिए, यानी इस साल के लिए 6.8% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या कह दिया है 6.1, लेकिन तब भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। अब देखिए, बहुत सारे हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स का क्या मतलब होता है? ऐसी समस्याएं जिनकी वजह से आपकी आर्थिक वृद्धि को झटका लग सकता है, ये है। तो वो हेडविंड्स इस समय, और सारे जो हेडविंड्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो ग्लोबल समस्याएं, उन ग्लोबल समस्याओं को भी हैंडल करके भारत इतना अत्यंत कर रहा है। तो ग्लोबल समस्याएं क्या हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वो ग्लोबल समस्याएं क्या है एक बार समझते हैं। ग्लोबल समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन टाइटनिंग। इसका क्या मतलब है? पहला हेडविंड, पहली समस्या जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल समस्या जो है वो पहली है टाइटनिंग। मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई को काबू में लाने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक, वो क्या कर रहा है? अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो क्या है? पैसा उधार लेना महंगा पड़ रहा है, तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो रही है। उसी को फाइनेंशियल कंडीशन टाइटनिंग बोलते हैं। अब पूरी दुनिया में यह हो रहा है। तो जब पैसा नहीं होगा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सस्ते में, तो लोग उधार नहीं लेंगे। जब लोग उधार नहीं लेंगे तो क्या होगा? लोग निवेश नहीं करेंगे। जब लोग निवेश नहीं करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी। तो पहली समस्या तो यह है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या क्या है? ये जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है रशिया वाला, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस भी महंगी हो रही है। साथ ही साथ खाने की चीजों से वीट का दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया। तो क्या है? फूड एंड कमोडिटी प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल टाइटनिंग हो रही है। सब जुड़ा हुआ है। अब जैसे भारत जैसे देश हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज से बहुत सारा आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जब इन सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बाकी देशों का भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वो समस्या है। और तीसरी समस्या क्या है कि चाइना, जिसको वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं, उसमें स्लो डाउन आ चुका है। उसमें स्लो डाउन आने के कई कारण हैं। एक कारण तो क्या है? वहां रियल स्टेट सेक्टर जो उनका है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर उनका है, उसमें क्राइसिस है। उस पर अगर आपको एक वीडियो देखना है तो एक खास तौर से वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख सकते हैं आप। और दूसरा कारण क्या है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कोविड के प्रति। तो मतलब जहां भी कोविड हो रहा है वहां वो तुरंत लॉकडाउन लगा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से क्या है? जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, सामान जा नहीं पाएगा दूसरे देशों में, तो उस चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो ये सब तीन चैलेंजेस हैं जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इस चैलेंज को भी भारत फेस कर कर बेहतर कर रहा है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद क्यों बेहतर कर रहा है ये समझ लीजिए। डिस्पाइट ये जो कटौती करी है भारत की 6.8 7.4 से करा गया है, इसके बावजूद भारत इज प्रोजेक्टेड टू बी फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत ही है। यानी चाइना 4.4 है, सऊदी अरब 3.7 है, नाइजीरिया 3% है, यूएस इज प्रोजेक्टेड एट 1% अगले साल। फिर इटली, वाइल रशिया, इटली, जर्मनी वेर फोरकास्टेड टू सफर डाउन ग्रोथ, यानी माइनस में ग्रोथ जाएगी। और उस स्थिति में भारत की ग्रोथ क्या है? 6.8% इस साल, अगले साल 6.1%। अब ऐसा क्यों है कि भारत अच्छा कर रहा है? उसके कुछ कारण है ना। तो वो कारण भी आईएमएफ ने एक्नॉलेज किए हैं, माना है कि भारत क्यों बेहतर कर रहा है। सबसे पहली चीज क्या है? आईएमएफ ने प्रेस किया है जो आरबीआई कर रही है। आरबीआई क्या कर रही है? महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए पिछले साल में 1.9% से भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं ताकि महंगाई को काबू में लाया जा सके।
तो उसमें कुछ हद तक आरबीआई काबू ला पाया है महंगाई। तो उसके लिए आईएमएफ ने आरबीआई की सराहना की और बोला है कि आरबीआई सही कदम उठा रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक सही कदम है। तो पहला कदम क्यों भारत बेहतर कर रहा है कि महंगाई रोकने की भारत प्रयास कर रहा है। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है कि आईएमएफ ने बोला है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? भारत सरकार जो सड़क बनाने पे, पोर्ट बनाने पे, पुल बनाने पे, एयरपोर्ट बनाने पे जो ध्यान दे रही है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, वो जो खर्चा कर रही है वो अच्छी चीज है। क्योंकि जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो उसकी वजह से क्या होता है? डोमेस्टिक यानी अंदरूनी मांग चीजों की बढ़ती है। और जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो आर्थिक गतिविधियां भी तो तेज गति से बढ़ती हैं, क्योंकि उस मांग को सेटिस्फाई करना है। तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो जो सरकार ने कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है, इसकी भी तारीफ करी आईएमएफ ने और बोला ये अच्छा कदम है। नेक्स्ट चीज जिसकी तारीफ करी है कि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है यानी मैन्युफैक्चरिंग पे जो सरकार टैक्स लगाती है, उसमें कटौती करी है भारत सरकार ने सारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। तो इसकी भी तारीफ करी है कि जो ये टैक्स में कटौती करी है ये एक अच्छी चीज है। इसकी वजह से उत्पादन सस्ता होगा, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी। तो डिमांड को ध्यान में रखकर ये करा गया है। लेकिन उन्होंने साथ में साथ ये कहा है कि जो कट किया है इसको और टारगेटेड करने की जरूरत है, यानी जिन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं में ये कट करना चाहिए। तो ये तारीफ करी है। फिर नेक्स्ट चीज को क्या बोला है कि भारत और जैसे देशों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसे ज्यादा विदेशी निवेश को अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और भारत ने जो कदम उठाए हैं इनिशियल फेज में उनकी तारीफ करी है, क्योंकि भारत ने एफडीआई के क्षेत्र में अपने कई सारे क्षेत्रों को खोल दिया ताकि विदेशी निवेशक आकर भारत में निवेश कर सकें। तो इसकी तारीफ करी, क्योंकि इस समय क्या स्थिति है? आर्थिक मंदी है। तो विदेशी निवेशक वहीं अपना पैसा निवेश करेगा जहां उसको अपने पैसे पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो भारत को ऐसी नीतियां जो अभी कॉल कर रहा है भारत, उनको और इसी चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि भारत विदेशी निवेश का फायदा उठा सके जो अभी तक उठा रहा है। और इस बार भारत में एक्सपेक्टेड है कि $100 बिलियन की एफडीआई आएगी। तो एक भारत के लिए अच्छी चीज है, इसकी भी तारीफ करी है आईएमएफ ने। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी चीज जिसको आईएमएफ ने सराहा है और कहा है कि भारत ने जो डिजिटलाइजेशन किया है यानी डिजिटल इंडिया पे जो ध्यान दिया है वो एक अमेजिंग चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, जिसका फायदा भारत को आने वाले सालों में बहुत ज्यादा मिलेगा और इस समय भी मिल रहा है। क्योंकि डिजिटली जब हम चीजों से कनेक्ट करते हैं तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है वो खत्म हो जाती है और जो चीजें डिसरप्ट भी नहीं होती। जैसे लॉकडाउन हुआ, अगर हम डिजिटली इतने प्रिपेयर नहीं होते, यूपीआई नहीं होता हमारे पास, तो कैसे पेमेंट होते? अगर हम सर्विस क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में इतने बेहतर नहीं होते तो क्या होता भारत का? तो डिजिटलाइजेशन की वजह से भी जो भारत को फायदा आज मिल रहा है, जो आगे मिलने वाला है, इसकी वजह से भी भारत अच्छा कर रहा है। और आखिरी रीजन जिस वजह से भारत अच्छा कर रहा है कि देखिए भाई, आज भी भारत डोमेस्टिक, आज भी भारत, समझिए इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से, आज भी भारत डोमेस्टिक डिमांड पे ज्यादा निर्भर है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधि होती है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है डोमेस्टिक डिमांड। यानी हमारे देश के अंदर ही 140 करोड़ लोग हैं, इनकी ही इतनी डिमांड है कि हमें बाहर की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है उससे कम असर पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि आज भी हम डोमेस्टिक डिमांड पे ज्यादा निर्भर है। तो ये डोमेस्टिक डिमांड भी हमें इस समय बचा रही है। 140 करोड़ लोग जो मांग करते हैं वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमें दूसरे मार्केट में अगर कोई समस्या भी हो जाए तो हमारा अंदरूनी मार्केट इतना बड़ा है कि जो हमें मदद कर रहा है इस समय। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से भारत एक बेहतर पोजीशन में है। हां, हमारी ग्रोथ को भी डाउनग्रेड किया गया, लेकिन भारत एक बहुत ही बेहतर ब्राइट स्पॉट में है जब पूरी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरा कर रही हैं। मेरी आशा है
ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। आप जाने से पहले आप सभी को बता दूं एक बार फिर से, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आखिरी फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लाइव पढ़ाए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस रहने वाला है। कुछ नहीं करना है आपको, जब आप कोर्स खरीदोगे तो उसमें आप ये वाला कोड लगाओगे ऑफर सेक्शन में जाके, तो आपको ये 19,000 रुपए का मिल जाएगा। याद रखिए 18 अक्टूबर से क्लास होने वाली है इसकी, और 6 PM इसकी क्लासेस होंगी। अब जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। जिनको भी PDF की जरूरत है यहां से मिल जाएगा। कोई सवाल है आपका तो तीनों जगह आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ मेरी आशा है आपको आज जो लेक्चर है कि भारत जब वैश्विक कंडीशंस, वर्ल्ड कंडीशन, ग्लोबल कंडीशन इज ऑफ रिसेशन, why India is the bright boy of the world. I hope you have understood it. इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।